ग्रीनलैंड संकट गहराने और अमेरिका और यूरोप के बीच बढ़ते टैरिफ वॉर का असर बाजार पर देखने को मिला है। आज बाजार में ऐसी बिकवाली आई कि निवेशकों में हाहाकार मच गया। निफ्टी एक्सपायरी के दिन बाजार में भारी बिकवाली रही है। निफ्टी में 9 महीने की बड़ी इंट्राडे गिरावट देखने को मिली है। आज बाजार में कैसे रहा है कारोबार, बता रहे हैं आशीष चतुर्वेदी। देखिए, आज तो मार्केट्स में बड़ी गिरावट देखने को मिली। स्मॉल कैप और मिड कैप में देखें तो पूरी तरीके से हाहाकार मच गया। जब मिड कैप इंडेक्स को देखें तो दिन के दौरान 2% से ज़्यादा की गिरावट यहाँ पर नजर आई। स्मॉल कैप में भी काफ़ी पेन देखने को मिला। अब इसके पीछे काफ़ी सारे कारण हैं। सबसे पहले आप देखें तो जो ग्लोबल अनसर्टिनिटी है, इसका एक इम्पैक्ट है। इक्विटी मार्केट्स में ज़रूर आपको गिरावट देखने को मिलेगी, लेकिन इसके फ्लिप साइड आप देखें तो सोने और चांदी, इनका तो ब्रेक ही फेल हो गया, रुकने का नाम ही नहीं ले रहे हैं। गजब की तेज़ी दोनों बुलियन में आपको देखने को मिल रही है। साथ में आप देखें तो अब तक जितनी भी अर्निंग्स आई हैं, सब ने मार्केट को डिसअपॉइंट ही किया है। इनफैक्ट मेरे पास यही लिस्ट है और इसी के साथ शुरुआत करेंगे। आप एल्टिया माइंट्री को देखें, हैवेल्स है, ओबरॉय है, न्यूजेन है, सबके नतीजों के बाद स्टॉक में बड़ी गिरावट आपको देखने को मिली। रियल एस्टेट एक तबका ऐसा खास है जो लगातार 3 दिनों से वीकनेस दिखा रहा है। चाहे आप लोड़ा देखें, गोदरेज प्रॉपर्टीज, डीएलएफ, सोभा, सब में आपको गिरावट नजर आई। बैंकिंग स्टॉक जो अब तक मार्केट में थोड़ा सा रेजिलियंस दिखा रहे थे, अब वो भी टिक नहीं पाए। आप इंडसइंड बैंक को देखें, पिछले एक हफ्ते में बढ़िया तेजी आ गई थी, लेकिन आज एकाएक 4 से 5% का कट यहाँ पर आपको देखने को मिला। सरकारी बैंकों में लगातार दूसरा दिन है गिरावट का। पीएनबी ये भी फिसला है आज। इसके अलावा खबरों वाले स्टॉक्स को देखें तो यूपीएल है, एबी, एफआरएल है, इन स्टॉक्स में भी अगर आप देखें तो बड़ी गिरावट नजर आएगी। एक तरफ बाजार में गिरावट से हाहाकार मचा है तो इधर सोने चांदी में भी तेजी की आंधी चल रही है। आज एमसीएक्स पर सोने का भाव 1.5 लाख के पार चला गया। चांदी भी 3.25 लाख के पार चली गई है। सोने चांदी में क्यों है तूफानी तेजी, जानते मेरी सहयोगी मनीषा गुप्ता से। मनीषा जी बताइए, सोने चांदी में तूफानी तेजी आखिर क्यों आई है? काफ़ी सारे जियोपॉलिटिकल यहाँ पर रीजंस हैं जिसकी वजह से लगातार हम सेफ हेवन बाइंग यहाँ पर सोने चांदी में बनता हुआ देखते रहे हैं। 2025 में तो ऑल टाइम हाइज बने ही, लेकिन 2026 की शुरुआत बहुत ज़ोर शोर के साथ यहाँ पर हुई है। और जैसे आपने कहा, सोना 1.5 लाख यहाँ पर निकाल गया है 10 ग्राम के लिए, और चांदी में 3.25 लाख रुपए प्रति किलो के लेवल्स हमने आते हुए देखे हैं। अगर पिछले एक महीने की बात की जाए तो चांदी ने आपको करीबन 50% की बढ़त दिखाई है। एक महीने में चांदी 2 लाख से 3.25 लाख हो गई है। ये इतनी बड़ी जो तेज़ी हमने यहाँ पर चांदी में स्पेशली आते हुए देखी है। ज़्यादातर बैंक्स एंड ब्रोकरेजेस अब कहते हैं कि अब ये लेवल्स जो हैं वो फंडामेंटल्स और टेक्निकल्स के परे हैं, कुछ भी यहाँ पर कहना मुश्किल है, लेकिन और तेज़ी की उम्मीद यहाँ से हटाई नहीं जा सकती। और अगर यहाँ से 15-20% की मुनाफा वसूली आती भी है तो पिछले एक साल में हमने 230% की तेज़ी आते हुए देखी है। उसके सामने 20-30% की मुनाफा वसूली कोई बहुत बड़ी चीज़ यहाँ पर होने वाली नहीं है, और गिरावट में खरीदारियाँ फिर से यहाँ पर बनता हुआ देखेंगे। लेकिन जैसे मैंने आपसे कहा, जियोपॉलिटिकल टेंशंस है, जिस तरह से यूएस, ईरान, वेनेजुएला, क्यूबा, कंबोडिया, आइसलैंड, अब ग्रीनलैंड, इन सब के ऊपर जिस तरह की स्टेटमेंट्स निकल के आ रही हैं, स्पेशली अब यूएस और यूरोप के बीच में जिस तरह की फ्रिक्शन है कि अगर यूरोप यहाँ पर नहीं इसके बारे में उन्हें सपोर्ट करता तो वो यहाँ पर 10% का टैरिफ 1 फरवरी से लगाएंगे, बढ़ा के 25% जून में कर देंगे उसको। तो ये ट्रेड डिस्प्यूट की चिंता है, ये भी यहाँ पर बाजार को काफ़ी हद तक सपोर्ट कर रही है। अब सोने की अगर बात की जाए तो पिछले एक महीने में 10% का इजाफा है। $4,700 आउंस हम अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में यहाँ पर निकाल चुके हैं। क्या बिकवाली करके काम करना चाहिए? नहीं। क्या मुनाफा वसूली करनी चाहिए? शायद नहीं। जहाँ तक सोने की बात है, एक ग्रेजुअल इंक्रीज यहाँ पर आपको लगातार बनता हुआ नजर आएगा, और बाजार का मानना है कि इसी साल में हम $5,000 प्रति आउंस के लेवल भी देखेंगे, जो भारतीय रुपए के हिसाब से 1,75,000 रुपए तक यहाँ पर बनते हुए नजर आते हैं। और जिस तरह से रुपए में डेप्रीसिएशन है, उसका भी फायदा यहाँ पर इंडियन खरीदारों को मिलता हुआ नजर आएगा। अब चांदी की बात अगर की जाए तो माना जाता है कि 2,80,000 तक एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट अब चांदी ने बना लिया है, और ऊपर की अगर बात की जाए तो 3.5 लाख, 4.5 लाख, ये सारे के सारे स्तर अब रिपोर्ट्स में आने लगे हैं। मनीषा जी, बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए। अब आपको बता दें, बीएसई और एनएसई के बाद अब एमएसईआई में भी जल्द ट्रेडिंग शुरू होने वाली है। तीसरे एक्सचेंज यानी एमएसईआई की 27 जनवरी से शुरुआत होगी। इस खबर पर डिटेल दे रहे हैं आशीष चतुर्वेदी।
बिल्कुल देखिए 27 जैन से, और दरअसल आप देखें तो हमने आपको पहले बता दिया तकरीबन एक हफ्ते पहले कि जैन एंड से यहाँ पर ट्रेडिंग कमेंसमेंट शुरू हो जाएगी। तो जैसे कि आपने अभी बताया कि अब निवेशक और ट्रेडर्स के पास एक और एक्सचेंज का विकल्प होगा। ये डुओपोली जो अभी है फिलहाल BSE और NSE की, इसी को चैलेंज कर रहे हैं। हालांकि मार्केट शेयर ग्रैब करना ये अपने आप में थोड़ा सा चैलेंजिंग हो सकता है, वो बात अलग है। लेकिन अब बड़ी बात यह कि क्योंकि बहुत सालों से अवेटेड है, 27 जैन से फाइनली कमेंसमेंट हो जाएगी ट्रेडिंग की। और काफ़ी लंबे समय से अगर आप देखें तो एक्सचेंज तैयारी कर रहा है अपने टेक्नोलॉजिकल प्लेटफॉर्म के साथ में। और क्योंकि नया एक्सचेंज है तो लोगों के मन में डाउट यही आता है कि इसमें लिक्विडिटी कैसे होगी, इन्हें पूरी तरीके से फिल मिल पाएगा कि नहीं। तो इसी चीज़ को एड्रेस करने के लिए देखें तो तकरीबन एक हफ्ते पहले इस एक्सचेंज ने मार्केट मेकर्स की नियुक्ति की है। और साथ में अगर आप देखें तो 130 शेयरों की 130 स्टॉक्स की जो है लिस्ट जारी की है, जहां पर ये मार्केट मेकर्स लिक्विडिटी का जो सपोर्ट देंगे, और इसे लिक्विडिटी एनहांसमेंट स्कीम कहा गया है। अब मार्केट मेकर्स क्या करते हैं, दरअसल मैं आपको बता देता हूं कि एक स्क्रिप्ट में बाय और सेल दोनों साइड के कोड्स वो लगातार डालते रहते हैं। तो जिसके चलते अगर आपको ट्रेड करना है तो आपका जो ऑर्डर है वो एग्जीक्यूट हो जाता है, क्योंकि आपको मार्केट ब्रेथ थोड़ी सी बेहतर साइड पर देखने को मिलती है। ज़्यादा वाइड कोड्स यहाँ पर आपको नज़र नहीं आते। लेकिन साथ में अगर आप देखें तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि बहुत लंबे समय से इसकी तैयारी देखने को मिल रही है, और बड़े ब्रोकर्स जो है इन्होंने यहाँ पर निवेश कर रखा है, जैसे ग्रो है, ज़ीरोधा है, और इन दोनों के पास देखें तो सब्सटैंशियल क्लाइंट का बेस है। तो ये दोनों ने तकरीबन आप देखें तो बड़े अमाउंट को निवेश किया है। इससे पहले आपको याद होगा दिसंबर 2024 में, और फिर उसके बाद अगस्त 2025 में तकरीबन 1240 करोड़ इस एक्सचेंज ने जुटाए थे। और वहां से आप देखें तो लगातार टेस्टिंग की गई। लेकिन मच अवेटेड बड़ी बात यह है कि 27 जैन से यहाँ पर ट्रेडिंग शुरू हो जाएगी, और 1 फेब को बजट स्पेशल रूट ट्रेडिंग सेशन होता है, जैसे NSE और BSE में होता है। सिमिलरली आपको मेट्रोपॉलिटन स्टॉक एक्सचेंज में भी नजर आएगा। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। ट्रंप का टैंट्रम खत्म ही नहीं हो रहा। अब फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रोन और प्रेसिडेंट ट्रंप में गाजा बोर्ड ऑफ पीस पर ठन गई है। दरअसल फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रोन ने गाजा पीस ऑफ बोर्ड में शामिल होने से इनकार किया तो ट्रंप ने नाराज हो गए। ट्रंप ने बड़ी धमकी दी और कहा कि वो फ्रांस पर 200% टैरिफ लगा देंगे। दरअसल ट्रंप से जब ये पूछा गया कि क्या गाजा पीस ऑफ बोर्ड में मैक्रोन आएंगे, तो इस पर नाराज होकर ट्रंप ने धमकी भरे अंदाज में ये बात कह दी। हालांकि ट्रंप ने यह भी कहा कि मैक्रोन को कोई पूछता नहीं है और वो जल्द ही जाने वाले हैं। इसके पहले ट्रंप और मैक्रोन के ग्रीनलैंड के मुद्दे पर भी टकराव दिख चुका है। ट्रंप किसी भी तरह से ग्रीनलैंड को लेना चाहते हैं और यूरोप इसके विरोध में है। फ्रांस और यूके ने पूरी मुखरता के साथ ट्रंप के प्लान का विरोध किया है। बुलेटिन में अब बात करेंगे बजट की। एक फरवरी को पेश होने वाले बजट पर ऑपरेशन सिंदूर का असर दिख सकता है। CNBC आवाज को मिली एक्सक्लूसिव जानकारी के मुताबिक डिफेंस सेक्टर पर खर्च में बड़ी बढ़ोतरी के आसार है। पूरी खबर जानने के लिए चलते हैं लक्ष्मण रॉय के पास। लक्ष्मण जी, इस बार बजट में डिफेंस सेक्टर पर आखिर किस तरह का फोकस रह सकता है? देखिए, जो मुझे सूत्रों से जानकारी मिली उसके मुताबिक इस बार बजट में डिफेंस सेक्टर को लेके अच्छा खासा आवंटन बढ़ने की उम्मीद है, क्योंकि जो डिफेंस मंत्रालय है उसने आवंटन बढ़ाने की सिफारिश की है। और उम्मीद ये की जा रही कम से कम डिफेंस बजट में 20% की बढ़ोतरी आपको देखने को मिले पिछले साल के मुकाबले। बता दूं कि अभी डिफेंस का बजट 6.8 लाख करोड़ रुपए है, और पिछले बजट में इसमें 9.48% के आसपास की बढ़ोतरी की गई थी, यानी करीब 9.5-10% की। इस बार लेकिन उससे दोगुनी बढ़ोतरी यानी 20% बढ़ोतरी की उम्मीद की जा रही है। इसके पीछे असली वजह है ऑपरेशन सिंदूर। दरअसल ऑपरेशन सिंदूर के दौरान जिस तरीके से डिफेंस इक्विपमेंट की जरूरत महसूस हुई, मॉडर्नाइजेशन की जरूरत महसूस हुई, उसको जल्द से जल्द पूरा करने पर जोर होगा। और जो डिफेंस बजट बढ़ाने की उम्मीद है उसमें सबसे ज्यादा संभावना जताई जा रही है कि कैपिटल बजट पर ज्यादा फोकस किया जाएगा, उसको ज्यादा से ज्यादा बढ़ाया जाए, R&D को बढ़ाया जाए, उस पर खर्च बढ़ाया जाए, और साथ ही साथ मॉडर्नाइजेशन पर विशेष फोकस किया जाए। दूसरा जो पहलू उम्मीद की जा रही है वो है FDI की शर्तों को लेकर के। जिन कंपनियों के पास डिफेंस प्रोडक्शन के लाइसेंस हैं उन कंपनियों को ये छूट दी जा सकती है कि आप 74% तक FDI बगैर किसी मंजूरी के यानी ऑटोमेटिक रूट से ला सकते हैं। अभी वो 49% की सीमा है। और FDI की जो परिभाषा है ऐसी कंपनियों के लिए, वो डिफेंस सेक्टर के लिए FDI की परिभाषा में भी ढील देने की उम्मीद यहाँ पर की जा रही है। तो हो सकता है कि इस बार बजट में आपको डिफेंस एक बड़ी हेडलाइन निकल कर आता हुआ दिखे।
साथ ही एक्सपोर्ट को बढ़ावा देने और पुराने विवादों को खत्म करने के लिए बजट में जीएसटी से जुड़े कानून में बदलावों को मंजूरी दी जा सकती है। इसमें इंटरमीडिएरी सर्विस और पोस्ट सेल डिस्काउंट से जुड़े पुराने विवाद खत्म करना, पोस्ट या कुरियर एक्सपोर्ट में रिफंड को आसान बनाना और ड्यूटी स्ट्रक्चर को दुरुस्त करना शामिल है। इस पर ज्यादा डिटेल्स के लिए हमारे साथ जुड़े संवाददाता आलोक प्रियदर्शी। आलोक, बताइए, एक्सपोर्ट को बढ़ावा देने के लिए बजट में क्या कुछ हो सकता है? जी बिल्कुल, देखिए, एक्सपोर्ट को बढ़ावा देने और एक्सपोर्टरों को पुराने विवाद से राहत देने के लिए आगामी बजट में कई सारे अहम कानूनी बदलावों को मंजूरी दी जा सकती है। इसमें आईजीएसटी एक्ट और जीएसटी एक्ट शामिल है। इसमें जो सबसे बड़ा बदलाव है वो है पोस्ट सेल डिस्काउंट को लेकर। अभी तक जो इसमें खासतौर से जो एग्रीमेंट की बाध्यता होती है सप्लाई से पहले, उस बाध्यता को खत्म किया जा सकता है। इससे जो रिटेलर और डिस्ट्रीब्यूटर हैं उनको टैक्स के पेमेंट में काफी मदद मिल सकती है, उनको राहत मिल सकती है। दूसरा जो बड़ा बदलाव है वो होगा इंटरमीडिएरी सर्विस को लेकर। इंटरमीडिएरी सर्विस में अभी प्लेस ऑफ सप्लाई का काफी बड़ा विवाद चल रहा है, जो कि खासतौर से आईजीएसटी एक्ट में अमेंडमेंट किया जा सकता है। इससे जो करीब 3,300 करोड़ रुपए का पेंडिंग लिटिगेशन है एक्सपोर्टरों का, वो खत्म हो सकता है और उन्हें एक तरह से जो कंपटीशन में बने रहने के लिए काफी मदद मिलेगी, क्योंकि उनकी कॉस्ट ऑफ जो प्रोडक्शन है वो काफी कम हो जाएगी। तीसरा जो बदलाव है वो है लो वैल्यू एक्सपोर्ट को लेकर। खासतौर से जेम्स और ज्वेलरी सेक्टर्स में इस तरह के एक्सपोर्ट किए जाते हैं जहां पर पोस्ट और कुरियर के जरिए एक्सपोर्ट किए जाते हैं, लेकिन अभी तक इसमें 1,000 रुपीज की रिफंड की मैक्सिमम रिफंड का जो थ्रेशोल्ड लिमिट है उसको खत्म किया जा सकता है। इससे बड़े अमाउंट के एक्सपोर्ट कुरियर या पोस्ट के जरिए किए जा सकेंगे। इसके अलावा जो इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर के कई सारी जो दिक्कतें हैं उसको दूर करने के लिए इस बार बजट में कदम उठाया जा सकता है। तो कुल मिलाकर ये सभी सिफारिशें जीएसटी काउंसिल में समय समय पर की गई हैं और इसको अमल में लाने के लिए ये सभी बदलावों को, कानूनी बदलावों को फाइनेंस एक्ट के जरिए अमल में लाया जाएगा। आज से नितिन नवीन बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बन गए हैं। बीजेपी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी में उन्हें अपना राष्ट्रीय अध्यक्ष घोषित किया। प्रधानमंत्री मोदी पार्टी के पूर्व अध्यक्ष जेपी नड्डा, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, गृह मंत्री अमित शाह और नितिन गडकरी ने नितिन नवीन को बधाई दी। पीएम मोदी ने नितिन नवीन को खुद कुर्सी पर बिठाया। प्रधानमंत्री मोदी ने इस मौके पर कहा कि भले ही वो प्रधानमंत्री हो, लेकिन जब पार्टी की बात आती है तो वो सिर्फ कार्यकर्ता है और अब नितिन नवीन उनके बॉस है। उन्होंने ये भी कहा कि नितिन नवीन सभी के अध्यक्ष है। लोगों को लगता होगा कि नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री है, तीसरी बार प्रधानमंत्री बने, 50 साल की छोटी आयु में मुख्यमंत्री बन गए, 25 साल से लगातार हेड ऑफ द गवर्नमेंट रहे हैं। ये सब अपनी जगह पे हैं, लेकिन इन सबसे भी बड़ी चीज मेरे जीवन में है, मैं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूं। ये सबसे बड़ा गर्व है। और जब बात पार्टी के विषयों को आती है, तब माननीय नितिन नवीन जी, मैं एक कार्यकर्ता हूं, वे मेरे बॉस हैं। अब माननीय नितिन नवीन जी हम सभी के अध्यक्ष हैं। बीजेपी के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष चुने जाने के बाद नितिन नवीन ने पीएम मोदी समेत सभी नेताओं को प्रणाम और धन्यवाद किया। इसके अलावा उन्होंने युवाओं को राजनीति में आने की अपील की, लेकिन ये नसीहत भी दी कि राजनीति कोई शॉर्टकट नहीं, एक लॉन्ग मैराथन है। राजनीति से दूरी समाधान नहीं, सक्रिय भागीदारी ही समाधान है। आइए, एक सकारात्मक राजनीति के लिए युवाओं को आगे आने की आवश्यकता है। लेकिन साथ ही साथ मैं युवा साथियों से कहूँगा, मेरे भाइयों, राजनीति शॉर्टकट नहीं है, राजनीति 100 मीटर का रेस नहीं है, राजनीति लॉन्ग मैराथन है, जहां स्पीड का नहीं स्टेमिना का टेस्ट होगा। तो आइए, राजनीति के इस पिच पर हम अपनी जड़ों को मजबूत कर कर काम करें। और भारतीय जनता पार्टी का वॉच टावर तो बहुत स्ट्रांग होता है मित्रों।
इसलिए आप अपने बूथ में निरंतर रूप से काम करते रहिए, अपने मंडल में काम करते रहिए। भाजपा का वॉच टावर, भाजपा का केंद्रीय नेतृत्व इतना मजबूती तरीके से हर पारी से नजर रखता है, कहीं ना कहीं आपको भी उस मुकाम तक पहुंचाएगा। और आवाज अड्डा में भी हम आज नितिन नबीन के बीजेपी अध्यक्ष बनने पर चर्चा कर रहे हैं। नबीन बॉस, जरूर जुड़िए शाम 7:57 पर। बढ़ते अगली खबर की ओर। स्कोडा ने अपनी पॉपुलर एसयूवी कुशाक का अपडेटेड वर्जन लॉन्च कर दिया है। नई कुशाक में कॉस्मेटिक बदलाव के साथ कई नए टेक फीचर्स दिए गए हैं। साथ ही इसके गियर बॉक्स में भी बदलाव किया गया है। कंपनी ने इसकी बुकिंग लेनी शुरू कर दी है। कीमत का खुलासा मार्च में होगा। कैसी है ये नई स्कोडा की कुशाक, बता रहे संवाददाता कुमार संजय। स्कोडा ने नई कुशाक लॉन्च कर दी है और कंपनी इसमें कई सारे कॉस्मेटिक बदलाव के साथ, कई टेक फीचर्स के साथ और गियर बॉक्स में भी बदलाव किए हैं। लुक स्टाइल में जो पहला बदलाव है वो है सामने का ग्रिल। ये पूरी तरह से नया है और आप देखेंगे ये जो हेडलैम्प है उसका डिजाइन नया है और ये पूरी तरह से एलईडी है। फॉग लैम्प का डिजाइन नया है और साथ में यहाँ पर एक इंटीग्रेटेड जो है डीआरएल का लाइट यहाँ पर दिया गया जो पहले नहीं हुआ करता था। और जो आपका लोअर बम्पर है उसका भी शेप नया है और ये काफी खूबसूरत है और ये सिल्वर कलर में दिया गया है। और मैं बताऊं जो इसका डायमेंशन है उसमें कोई बदलाव नहीं किया गया, पहले की तरह ही डायमेंशन रखा गया है। बदलाव किया गया जो इसका इंजन है उसमें अब नया गियर बॉक्स ऑटोमेटिक इंट्रोड्यूस किया गया है। वो है ऑटोमेटिक 8 स्पीड, जबकि पहले 6 स्पीड ऑटोमेटिक गियर का ऑप्शन मिलता था। इंटीरियर में भी कई सारे बदलाव किए गए। आइए आपको दिखाता हूँ। जो इसका इंटीरियर है उसका जो आपका जो डिजिटल टेक फीचर्स हैं, जो आपका सामने का वो अब बड़े साइज का हो गया है 10.24 इंच का। साथ ही जो इसका इंटीरियर है उसमें माइनर कई सारे छोटे छोटे बदलाव किए गए हैं। और अब इसके जो सीट हैं, फ्रंट सीट, दोनों सीट वेंटिलेटेड है। साथ ही 6 तरह से आप इसे एडजस्ट भी कर सकते हैं। और मैं बताऊं रियर में एक नया फीचर्स ऐड ऑन किया गया है, वो है आपका मसाज सीट। ये आप देख रहे हैं जो रियर सीट है इसमें मसाज फंक्शन दिया गया है और ये जो फंक्शन है इस सेगमेंट के किसी भी कार में नहीं है। ये पहली बार इंट्रोड्यूस किया गया है स्कोडा की तरफ से। साथ ही मैं बताऊं जो इसका रियर का लुक है वो भी अब नए शेप में है, नए डिजाइन में है। मैं आपको बताता हूं ये जो टेल लैंप है ये अब सिक्वेंशियल लाइट के साथ दिया गया और ये कनेक्टेड है, दोनों लेफ्ट राइट कनेक्टेड दिया गया और यहाँ पर स्कोडा का ब्रांडिंग किया गया है। जो लोअर बम्पर है उसमें भी डिजाइन किया गया और सिल्वर प्लेट दिया गया है। और मैं बताऊं अंदर का जो बूट स्पेस है काफी अच्छा खासा है। आप इसे खोलेंगे, खोलने के बाद 491 लीटर का यहाँ पर बूट स्पेस मिलता है। अच्छा खासा आप यहाँ पर सामान रख सकते हैं। लेकिन दिक्कत है कि जो सामान को निकालना है और बाहर रखना है उसमें थोड़ी सी मशक्कत करनी पड़ती है। इंजन की बात करें तो इंजन पहले की तरह है 1 लीटर 113 bhp पावर और उसमें आपको 6 स्पीड मैनुअल और 8 स्पीड ऑटोमेटिक गियर। दूसरा जो इंजन है वो है 1.5 लीटर टर्बो इंजन जिसका पावर आउटपुट है 147 bhp और उसमें आपको 7 स्पीड DSG गियर का ऑप्शन मिलता है। और इस नई कुशाक का जो सीधा मुकाबला है क्रेटा से है, टाटा की सियरा से है, नई सेल्टोस से है और मारुति की ग्रांड विटारा से। कंपनी इसकी बुकिंग लेनी शुरू कर दी है और जो कीमत का खुलासा वो मार्च में करेगी। वहीं टोयोटा ने आज भारत के लिए अपनी पहली ईवी अर्बन क्रूजर ई बेला से पर्दा उठा दिया है। ये मारुति ई विटारा का ही वर्जन है जिसे टोयोटा अपनी ब्रांडिंग करके भारत में बेचेगा। अर्बन क्रूजर ई बेला 2 बैटरी पैक के साथ मिलेगी और ये एक बार चार्ज करने पर 543 किलोमीटर तक की रेंज देगी। इसमें 10.1 इंच का डिजिटल ड्राइवर डिस्प्ले, 10.25 इंच का टच स्क्रीन, वायरलेस एप्पल कारप्ले दिया गया है। साथ ही एंड्रॉइड ऑटो, ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल, वेंटिलेटेड फ्रंट सीट भी दी गई है। इस कार के सभी वेरिएंट में 7 एयरबैग्स दिए गए हैं। अर्बन क्रूजर इबेला ह्यूंडई क्रेटा इलेक्ट्रिक, महिंद्रा BE6 और विनफास्ट VF6 को टक्कर देगी। इसकी बुकिंग आज से शुरू हो गई है। अब आपको बता दें 26 जनवरी को देश भर में गणतंत्र दिवस मनाया जाएगा। इसकी तैयारियां भी जोर शोर से चल रही है। इस बार दिल्ली में कर्तव्य पथ, वंदे मातरम और आत्मनिर्भर भारत के रंग में रंगा दिखेगा। देश की सेना जहां एक तरफ अपने पराक्रम की झलक दिखाएगी, वहीं पहली बार एनिमल कंटिजेंट भी परेड में शामिल होगा। देखिए संवाददाता दीपाली नंदा की ये रिपोर्ट।
26 जनवरी के दिन जब देश भर में गणतंत्र दिवस मनाया जाएगा तो इसी कर्तव्य पथ से दुनिया भारत की अद्भुत सैन्य ताकत को देखेगी। कर्तव्य पथ पर रिपब्लिक डे परेड रिहर्सल के दौरान जमीन से लेकर आसमान तक देश की सेनाएं अभ्यास में जुटी हैं। इस वक्त कर्तव्य पथ पर मैं मौजूद हूँ और आप यहाँ पर देख सकते हैं 26 जनवरी के लिए जो मुख्य परेड है उसकी रिहर्सल यहाँ पर की जा रही है। वायु सेना का यहाँ पर प्रदर्शन आप देख सकते हैं, थल सेना का प्रदर्शन आप यहाँ पर देख सकते हैं। किस तरह से सेनाएं अपनी शक्ति का, अपनी एकता का प्रदर्शन यहाँ पर कर रही हैं। सीधी तस्वीरें इस वक्त देख सकते हैं। ब्रह्मोस मिसाइल यहाँ पर प्रदर्शित की जा रही है। रिपब्लिक डे जो मुख्य परेड है यहाँ पर रिहर्सल उसकी जारी है। इस बार आपको गणतंत्र दिवस की परेड में पहली बार बैटल एरे फॉर्मेशन यानी युद्ध जैसा नजारा देखने को मिलेगा। युद्ध के मैदान में सेना कैसे क्रमबद्ध तरीके से अपने हथियारों और टुकड़ियों का इस्तेमाल करती है, ये सब आप अपनी आंखों के सामने देख पाएंगे। साथ ही T-90 टैंक, ब्रह्मोस और हाईटेक ड्रोन आर्मी की झलक भी आपको रिपब्लिक डे की परेड में देखने को मिलेगी। तो वो तस्वीरें आपको दिखाने जा रही हूँ जो आपको पहली बार गणतंत्र दिवस की मुख्य परेड में देखने को मिलेंगी। आप देख सकते हैं यहाँ पर एक एनिमल कॉन्टिजेंट भी बनाया गया है। काफी अद्भुत ये नजारा है खुद में देखना, क्योंकि पहली बार आप देखेंगे किस तरह से रिपब्लिक डे की परेड में 2 बैक्टीरियन कैमल्स को शामिल किया गया है। तस्वीरों में आप देख पाएंगे जो बैक्टीरियन कैमल की बात करें तो लेह लद्दाख से स्पेशली यहाँ पर लाए गए हैं और इनकी क्षमता होती है कि 200 किलो का भार आसानी से उठा लेते हैं और -40 डिग्री टेम्परेचर में भी ये आसानी से काम करते हैं। तो ये जो तस्वीर है जो सबका दिल जीत लेगी, इस वक्त वो तस्वीर आपकी टीवी स्क्रीन पर है। 2 बैक्टीरियन कैमल यहाँ पर है, काफी अलग किस्म की ये कैमल है। इनके जो हम्प की बात करें 2 हम्प होते हैं और साथ ही साथ आप देखेंगे यहाँ पर 4 जास्कर जो पोनी है वो भी इस बार इस कॉन्टिजेंट में शामिल की गई है। इतना ही नहीं, कुछ शिकारी पक्षी भी हैं और मिलिट्री डॉग्स भी यहाँ पर शामिल किए गए हैं गणतंत्र दिवस की परेड में। इसके अलावा टैंक्स, आर्टिलरी, मिसाइल्स और एयर पावर का अभ्यास भी जारी है। 21, 23 और 25 जनवरी को रिपब्लिक डे परेड की फुल ड्रेस रिहर्सल की जाएगी। सुरक्षा के मद्देनजर कर्तव्य पथ और इंडिया गेट के रास्ते बंद किए जाएंगे, जिसे लेकर दिल्ली ट्रैफिक पुलिस पहले ही एडवाइजरी जारी कर चुकी है। दीपाली नंदा, दिल्ली। अब एक नजर आज के कंज्यूमर अड्डा टॉपिक पर। अब तक माना जाता था कि डायबिटीज पूरी तरह से ठीक नहीं होती, लेकिन एम्स ने डायबिटीज का इलाज खोज लिया है। जी हां, मेटाबॉलिक सर्जरी से डायबिटीज पर काबू पाया जा सकता है। पर क्या सर्जरी फायदेमंद है? इसी पर करेंगे चर्चा शाम 5:57 पर सिर्फ कंज्यूमर अड्डा में। आवाज समाचार में अभी के लिए इतना ही। आप देखते रहे CNBC आवाज और अपडेटेड रहे खबरों पर हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स के जरिए। नमस्कार।